हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पीटी 365 है विजन आईएएस की, उसका जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने मैं पार्ट 16 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में। जानते हैं क्यों रहा न्यूज़ में। देखिए हुआ क्या कि रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास करे 3 बिल्स। कितने? 3 बिल्स पास करे जो कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से रिलेटेड थे। कौन कौन से 3 बिल्स थे ये? पहला था नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020। दूसरा था नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020। और तीसरा था द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एक्ट 2020। ये कुछ 3 जो बिल्स थे इनको पास कर दिया गया है और यही वजह है कि ये न्यूज़ में आ गया है। अब बात आती है कि ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का क्या सिस्टम है हमारे देश इंडिया के अंदर। देखिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन अगर हम बात करें तो इसका एम क्या होता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि जो हीलिंग अफेक्ट है ना मेडिसिन का जो ठीक करने का अफेक्ट होता है इसे हम पा सकें, बट विच लैक्स बायोलॉजिकल पॉसिबिलिटी। मतलब समझिए यहाँ पे क्या होता है। मतलब साफ शब्दों में समझिए, ऐसी कोई भी दवाई जो ठीक तो करती है इंसान को बट इसका कोई बायोलॉजिकली रीजनिंग नहीं होती, ये अनटेस्टेड होती है, अनटेस्टेबल होती है या इनएफेक्टिव प्रूवन होती है। मतलब इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, अभी आप समझोगे अच्छे से। ट्रेडिशनल मेडिसिन या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन या इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटिव मेडिसिन। हमारे देश के अंदर इसको जानते हैं, इसको जाना जाता है बाय द नेम ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या क्या आता है? घर में रहे तो सुना तो हो गई भाई, क्या क्या आता है? आयुष स्ट्रीम्स आती हैं, जैसे आयुर्वेदा, यूनानी हो गया, योगा हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, सिद्धा हो गया या होम्योपैथी हो गया। तो इन सब से जो लोगों को ठीक करते हैं ये सारा का सारा आ जाता है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम के अंदर हमारे देश में। अब इसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये मतलब जानते हैं आयुष मिनिस्ट्री है, उसमें क्या है भाई? आयुष का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इसी से बना है आयुष। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को बनाया गया था नवंबर 2014 में, 2014 में बनाया गया था, ताकि यहाँ पे जो आयुष सिस्टम है हेल्थ केयर का, ये सारी जितने भी मेडिसिन हैं, ये सारी जितना हेल्थ केयर सिस्टम है, इसे और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ये कुछ है पूरी कहानी। अब बात आती है कि भाई क्या दूसरे और कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा इस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहला कदम जो सरकार ने उठाया वो था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक नेशनल स्कीम है, वो नेशनल मिशन है। क्या है? नेशनल आयुष मिशन। क्या है? नेशनल आयुष मिशन। और यहाँ पे ये है कि अब जो मेन स्ट्रीम मतलब आयुष है उसको यहाँ पे मेन स्ट्रीम में लाएंगे। कैसे लाएंगे? अंडर नेशनल हेल्थ मिशन और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ये जो आई थी, इसके अंदर अब आयुष को मेन स्ट्रीम में लाया गया। मतलब अब इसको जो है इम्प्लीमेंट करा गया ताकि यहाँ पे जो आयुष सेक्टर है, वही वाली बात, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सब को अच्छे से प्रमोट कर सकें, हमारे देश के अंदर लागू कर सकें चीज़ों को। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने यहाँ पे साइन करा है कंट्री टू कंट्री मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, ताकि क्या हो कि जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, होम्योपैथी है, इन सब में एक साथ मिलके काम हो सके, कोऑपरेशन हो सके, कोलैबोरेटिव रिसर्च हो। मतलब सारे लोग एक साथ मिलके रिसर्च करें, समझ रहे हैं? और यहाँ पे आयुष एकेडमिक चेयर्स भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में सेटअप करी गई हैं। ठीक है, तो मतलब सेटअप करी गई है, क्या सेटअप करी जाए, इसलिए यहाँ पे सब एमओयूज को साइन करा गया है। अब बात आती है अब बात आती है आयुष्मान भारत की। तो देखिए आयुष्मान भारत के अंदर 10% जो कि सब सेंटर्स हैं इनको अपग्रेड करा जाएगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के तौर पे। जो
डेवलप कौन करेगा? डेवलप करेगी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ताकि यहाँ पे क्या हो, एक बढ़िया तरीके से हेल्थ केयर दी जाए जो भी नीडी लोग हैं, जो भी जिनको ज़रूरत है, उन सभी को। इतनी बात समझ में आ गई? बढ़ा जाए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020। जानते हैं कुछ इसकी की प्रोविजंस के बारे में, क्या एक्ट है, कैसा है, क्या है इसके अंदर चीज़ें। तो पहली चीज़ तो ये बच्चों कि जो पुराना वाला इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट था 1970 वाला, इसको यहाँ पे रिपील कर दिया जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा, है ना। और बढ़िया अब मेडिकल एजुकेशन सिस्टम आएगा देश के अंदर, जैसे कि किस में क्या क्या होगा। इसमें पहली चीज़ तो ये होगी कि हाई क्वालिटी जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, है ना, हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो अच्छी क्वालिटी के बढ़िया पढ़े लिखे लोग होते हैं और एडिक्वेट मात्रा में, इन सब को अवेलेबल कराया जाएगा। दूसरी बात कि लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च का यहाँ पे अडॉप्शन होगा, मतलब यहाँ पे नया नया बढ़िया लेटेस्ट जो मेडिकल रिसर्च है उसका यूज़ करा जाएगा मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा। और तीसरी बात कि यहाँ पे टाइम टू टाइम देखा जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का, साथ में कि भाई जो भी दुख है, दर्द है ना, तो उसके लिए रिडर्सल मैकेनिज्म भी एक बाकायदा बरकरार होगा, मतलब बनाया जाएगा। दूसरी बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM, इसको बनाया जाएगा और स्टेट मेडिकल काउंसिल को भी बनाया जाएगा। उसके साथ अगर हम ऑटोनॉमस बोर्ड्स की बात करें तो इस सुपरविजन में आपकी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सुपरविजन में इन सारे बोर्ड्स को बनाया जाएगा। बोर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बनाया हुआ चार्ट। ऑटोनॉमस बोर्ड्स कौन कौन से हैं? द बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा एंड बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्धा एंड सोवा रिक्पा। उसके बाद आता है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और तीसरा आता है एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। तो ये 3 बोर्ड आ जाएंगे इसके अंदर, ध्यान देगा वही ऊपर वाला। उसके बाद बात आती है एडवाइजरी काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। तो इसके अंदर ये क्या है, एडवाइजरी काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसे भी बनाया जाएगा, बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और यही यहाँ पे प्राइमरी प्लेटफॉर्म होगा, मतलब यहीं पे ही क्या होगा कि मतलब जो है इसके इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो स्टेट्स हैं, मतलब राज्य हैं, साथ में यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सारे के सारे अपनी जो सोच है, अपने जो व्यूज़ हैं, इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू सामने रखेंगे, या अपनी जो दिक्कतें हैं वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सामने रखेंगे, इस NCISM के सामने रखेंगे। ठीक है, किसी सामने रखेंगे सारी अपनी दिक्कतें वगैरह, NCISM के। अब देखिए जो काउंसिल है ये पूरी, है ना, ये एडवाइस करेगी NCISM को। मैं फुल फॉर्म ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। अब ये काउंसिल एडवाइस करेगी NCISM को कि आपको क्या करना चाहिए, है ना, साथ में क्या मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए मेडिकल एजुकेशन का, सब कुछ यही काउंसिल बताएगी। उसके बाद बात आती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, कि कैसे होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, ये क्या है, ये एक मतलब एक जैसा यहाँ पे एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होगा, ताकि यहाँ पे एडमिशन कराया जा सके अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में, है ना, हर एक डिसिप्लिन में इंडियन सिस्टम के मेडिसिन के अंदर, और सारे ही मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जो कि ये एक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, जो एक्ट के अंदर के जो भी ये एक्ट रेगुलेट करता है, उन सारी जगहों पे एक एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाएगा, यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाएगा। अब देखिए एक कॉमन फाइनल ईयर नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा, वो सारे बच्चों के लिए होगा जो कि ग्रेजुएट हो रहे हैं मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, ताकि इनको लाइसेंस मिल सके और उसके बाद ये प्रैक्टिस अपनी शुरू कर सकें। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। ये किस लिए होगा? ताकि यहाँ पे एडमिशन पा सकें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, है ना, हर एक डिसिप्लिन के अंदर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सारे ही मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और आखिरी में नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट,
ये क्या है? नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है, हर एक डिसिप्लिन के लिए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जो चाहते हैं कि पढ़ाना चाहते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अंदर एक प्रोफेशन के तौर पे अगर पढ़ाना चाहते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, टीचर के लिए क्या होगा, अगर पढ़ाना चाहते हैं तो भाई टीचर के लिए एक टेस्ट हो रहा है ये। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये कुछ एक्ट और एक्ट की प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट के बारे में। जानते हैं ये क्या है इसकी प्रोविजन? ये एक्ट 2020 का है, ठीक है। कुछ की प्रोविजन समझते हैं इसकी। देखिए, एक्ट जो है ये पुराना वाला था ना, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 वाला, इस एक्ट को ये रिपील करता है, खत्म करता है, और यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन के सिस्टम को भाई प्रोवाइड करता है, जिसमें एक अच्छा, एक हाई क्वालिटी का होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल्स वगैरह हों, ठीक है। ऐसा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम हो जिससे एक हाई क्वालिटी, एक बढ़िया क्वालिटी के होम्योपैथिक में ऐसे प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स निकल के आए, और ऐसी बहुत सारी और अच्छी चीज़ें भी। अब देखिए, उसके साथ यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी और स्टेट मेडिकल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, इनको भी बनाया जाएगा। काम क्या होगा? काम इस नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी का ये होगा कि जैसे हमारा ये ऊपर वाला NCISM कर रहा था ना, सेम काम करेगा ये नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी भी, बट यही काम ये होम्योपैथी मेडिसिन के रेफरेंस में करेगा। अब इसके अंदर भी जैसे पीछे ऑटोनोमस बोर्ड बनाए गए थे, वैसे यहाँ पे भी ऑटोनोमस बोर्ड बनाए जाएंगे, ठीक है। सुपरविजन ये है नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी के अंदर, यहाँ पे कुछ ऑटोनोमस बोर्ड बनाए जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये बोर्ड्स बने हुए हैं। होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड बनाया जाएगा, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर होम्योपैथी बनाया जाएगा, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड बनाया जाएगा। समझे? अभी समझिए एक क्या होगा, एक एडवाइजरी होगी, एडवाइजरी काउंसिल होगी होम्योपैथी के लिए। क्या होगी? एडवाइजरी काउंसिल होगी होम्योपैथी के लिए। दूसरा क्या बताया मैंने कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा, किसके? जो अंडर ग्रेजुएट के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के हैं, या लाइसेंस लेना है आपको प्रैक्टिस के लिए, तो सबके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। और तीसरा जो होगा वो नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। उसके साथ अब प्रोफेशनल या एथिकल मिसकंडक्ट अगर कोई होता है ना, तो अगर ऐसा कोई मैटर होता है तो इसके लिए अपील कहाँ करोगे? तो अपील करने के लिए स्टेट मेडिकल काउंसिल और बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन फॉर होम्योपैथी, इनके पास इतनी पावर होगी कि कोई एक्शन ये ले सकती हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती हैं, अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर ऐसा कुछ करता है कि कुछ गड़बड़ सड़बड़ करता है, कोई चीज़ मिसकंडक्ट करता है, तो उस पर यहाँ पे पेनाल्टी तक ये लगा सकती हैं, पैसे के टर्म में भी, समझे, मॉनेटरी पेनाल्टी भी लगा सकती हैं। और अगर मान लीजिए ऐसा हो कि अगर जो प्रैक्टिशनर है इज अग्रीव्ड ऑफ द डिसीजन ऑफ द बोर्ड, तो मतलब इसे सेटिस्फाई नहीं है, उसको लगता है कि नहीं बोर्ड सही नहीं कह रहा है, तो ये फिर जा सकता है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के पास में, और यहाँ पे अपील कर सकता है ये जो डिसीजन है बोर्ड का, उसके अगेंस्ट, ठीक है। अपील इस डिसीजन की, जो भी अपील बंदा आया उसने नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के पास अपील करी, तो यहाँ पे अगर आप इससे भी सेटिस्फाई नहीं है, तो अपील ऑफ द डिसीजन ऑफ द NCS लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अब ये यहाँ पे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाए भैया। समझ रहे? इतनी कुछ हमने बात करी पूरी इसके बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है द इंस्टीट्यूट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एक्ट 2020 के बारे में, है ना। तो हम सभी कुछ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सब कुछ पढ़ डालेंगे। तो अब ये एक्ट है, उसके पहले की प्रोविजंस जान ली जाए। इस एक्ट में ये है कि यहाँ पे ये 3 आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट को मर्ज कर रहा है, और मर्ज करके तीनों को ही एक में बना दे रहा है। और नाम इसका रहेगा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। क्या नाम रहेगा? इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। अब जो प्रपोज इंस्टीट्यूट है, जो मतलब कहा गया कि एक इंस्टीट्यूट जो बनाएंगे हम, ये इंस्टीट्यूट जो है इसका कैंपस कहाँ होगा? कैंपस होगा गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी के अंदर, जमुनानगर में। और ये एक नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूशन बनेगा। अभी की अगर हम बात करें, जो अभी इंस्टीट्यूशन हैं, अभी जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको मर्ज करा जाएगा, 3 मैंने बताया ना, 3 को एक में बनाया जाएगा, तो 3 जो है वो पहला है ये द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ये भी जमुनानगर में है। दूसरा है श्री गुलाब कुनवरबा आयुर्वेदा महाविद्यालय, जमुनानगर में ही है। और तीसरा है द
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेस, ये भी जमुनानगर में ही है। तो इन तीनों को एक में बदलने की बात हो रही है। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट के अंदर क्या क्या होगा ये समझिए। ये जो इंस्टीट्यूट है जो एक बनाया जाएगा, इसके अंदर कुछ 15 मेंबर्स हैं, जिसमें आपके मिनिस्टर ऑफ आयुष हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, उसके साथ सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा है, 3 एक्सपर्ट्स हैं जो कि आयुर्वेदा में एक्सपर्ट है ना, जिनकी एजुकेशन वगैरह में भी एक्सपर्टाइज है, उसके साथ इंडस्ट्री और रिसर्च के अंदर बढ़िया है ये, और 3 मेंबर्स आपके पार्लियामेंट से लिए जा रहे हैं। तो इतने लोग मिलके ये इसे बनाएंगे। अब कुछ चीजें यहाँ पे बच्चों जान लीजिए कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस होता है, ये दिया जाता है ऐसे इंस्टीट्यूट्स को जो मतलब कह लो बहुत ज़्यादा मतलब हायर एजुकेशन सिस्टम है, ये प्रीमियर पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं, है ना। ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं हमारे देश के अंदर, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है अगर किसी भाई स्किल्स वगैरह को पर्सनल के अंदर बहुत बढ़िया डेवलप करने में, है ना, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। तो भाई यहाँ पे कंट्री के रीजन के अंदर यहाँ पे अगर कुछ ऐसा है कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जो बहुत बढ़िया स्किल लाता है लोगों के अंदर, और ये प्रीमियर पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो उसको यहाँ पे स्टेटस दे दिया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का। ये स्टेटस कौन देता है? स्टेटस कौन देता है? स्टेटस दिया जाता है एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू। और अगर हम 2020 तक बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 159 इंस्टीट्यूट हैं जिनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है डिस्टिंक्ट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, जिसके अंदर IITs आते हैं, एम्स आता है, IIMs आते हैं, NITs आते हैं, IIITs आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER है वो आता है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर SPA आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID आता है, और ऐसे बहुत सारे हैं। 159 है, कहाँ तक बोलती चलूंगी। अब यहाँ पे समझिए, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ITRA, ये ऐसा पहला इंस्टीट्यूशन होगा जिसे ये नेशनल इंपॉर्टेंस वाले इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया जाएगा, है ना, आयुष सेक्टर में। और यहाँ पे क्या होगा कि ये इंस्टीट्यूशन को इनेबल कर देगा टू बी इंडिपेंडेंट। आप आराम से काम करिए, आप अपने तरीके से काम करिए, है ना, अपने कंटेंट के हिसाब से, अपना पेडागोगी के हिसाब से, अपने जैसे आपको करना है, आप अपना कोर्स वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। बाकी एक हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं इसको, फंक्शंस क्या है इंस्टीट्यूट के। तो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग देगा आयुर्वेदा में, जैसे फार्मेसी वगैरह भी है इसमें, फार्मेसी वगैरह भी है। उसके साथ कोर्सेज प्रिस्क्राइब करेगा, है ना, कि क्या भैया कैसे एग्जामिनेशन करवाने हैं, कैसे डिग्री वगैरह देनी है, तो ये सब काम होगा। उसके साथ यहाँ पे रिसर्च और बढ़िया कि मतलब कॉलेजेस हॉस्पिटल आयुर्वेदा के लिए प्रॉपर हो, ये मेंटेन हो, उनमें सब कुछ हो, चीज़ें रिसर्च वगैरह हो, तो ये सब भी प्रोवाइड करेगा। तो हमने पूरी बात करी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एक्ट 2020 के बारे में। बढ़ते हैं आगे, कुछ दूसरी न्यूज़ को भी देख लिया जाए। बात आती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, न्यूज़ में क्यों रहा पहले ये जानते हैं। वजह ये कि रिसेंटली क्या हुआ कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 को लोकसभा के अंदर लाया गया। तो भाई न्यूज़ के बारे में थोड़ा और समझते हैं। बिल तो ले आया गया, ठीक है। अब बिल का उद्देश्य ये था, बिल का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम यहाँ पे स्टैंडर्डाइज करें जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, कि भाई कैसे हमें फर्टिलिटी इंडस्ट्री को ग्रो करना है ना, और साथ में रेगुलेशन भी लगाएं, रेगुलेशन भी प्रोवाइड करें, मतलब प्रोवाइड करें फॉर द रेगुलेशन ऑफ ART सर्विसेज इन द कंट्री। ART मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की जो सर्विसेज हैं हमारे देश के अंदर, उसको भी थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए, है ना। तो बिल का मतलब ये था, और ये ऐसा थर्ड मतलब ये ऐसा तीसरा प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है ना, ऐसा प्रपोज्ड लॉ है, बिल ही तो आया है ना, तो ये तीसरा ऐसा आया है जो आपका रिप्रोडक्टिव राइट्स जो औरतों के होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। आफ्टर सेरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 एक पहले आया था, और उसके बाद आया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020।
अब देखिए, जो लोग नहीं समझ पाए उनको मैं बता दूं कि सबसे पहले बिल कौन सा आया था। एक आया था सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019, और दूसरा बिल कौन सा आया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। इसके बाद अब ये ऐसा प्रपोज बिल आया है, तीसरा है, नाम क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020। ठीक है, ये ऐसा तीसरा बिल आया है जो औरतों के रिप्रोडक्टिव राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये न्यूज़ के बारे में कुछ बात है, लेकिन अब समझते हैं कुछ की प्रोविजंस क्या हैं इस बिल के अंदर। अब आप कहोगे कि सबसे पहले मैम मुझे बताइए कि ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART क्या है। देखिए, बड़ा आसान है, नाम पहली बार सुना होगा आपने। देखिए, इसमें वो सारी टेक्निक्स आती हैं जिससे प्रेगनेंसी को यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं। अब कैसे, कि स्पर्म हो गया जो मेल का, और या oocyte मतलब जो इमेच्योर एग सेल होता है ना फीमेल का, इसको यहाँ पे क्या करा, ह्यूमन बॉडी के बाहर जो है वो इस तरह से करा, हैंडल करा कि भैया यहाँ पे जो है प्रेगनेंसी हो, कैसे होगा, उसके यहाँ पे पूरा ऑप्टेन कर लिया। उसके बाद जो है इसको जिस भी तरह से हैंडल करना है हैंडल कर लिया, और उसके इसको ट्रांसफर कर दिया, जो गैमीट बना यहाँ पे, इसको या फिर एम्ब्रियो कह लो, ठीक है, एम्ब्रियो जो बना इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम में औरत के अंदर। ठीक है, जो नेचुरल काम नहीं हो पा रहा है वो बाहर आर्टिफिशियल तरीके से करा गया। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल ART सर्विस के क्या आते हैं, गैमीट मतलब स्पर्म या oocyte डोनेशन करना, या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब होता क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, जब एग को लैब के अंदर फर्टिलाइज करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं हो पा रहा होता है तो लैब के अंदर करते हैं। फिर आती है जेस्टेशनल सेरोगेसी। अब ये जेस्टेशनल सेरोगेसी क्या है, इसमें जो बच्चा है ये बायोलॉजिकली रिलेट नहीं होता सेरोगेट मदर के, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बच्चा पैदा कर रही है। उसके साथ ART सर्विसेज ये प्रोवाइड होती हैं किस किस तरीके से, ART क्लिनिक्स में, है ना, जिसमें यहाँ पे ART रिलेटेड ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रोसीजर बताया जाता है। और ART बैंक्स में भी, यहाँ पे क्या है, इसमें स्टोर करते हैं, सप्लाई करते हैं गैमेट्स को, है ना, गैमेट समझ गए ना, स्पर्म या oocyte, इसको जो है स्टोर या सप्लाई करते हैं। अब बात आती है कि कितने तरह की ART होते हैं, तो आप बहुत आसानी से सुन लेंगे इसको। आपको IVF का तो आपने नाम सुना ही होगा, इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF का नाम आपने बहुत सुना होगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो औरतों के एग्स होते हैं, जो विमेन के एग्स होते हैं, इनको मैन के स्पर्म के साथ में मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, कहाँ पे, लेबोरेटरीज में। ठीक है, क्योंकि वो नेचुरली आपस में नहीं हो पा रहा होता है नेचुरल तरीके से, इसलिए लेके यहाँ पे लेबोरेटरीज में इसको कंबाइन करते हैं। अब जो ये फर्टिलाइज एग हो गया, वहाँ पे एग फर्टिलाइज हो गया, उसके बाद इस एग को यहाँ पे प्लेस देते हैं, वापस से डाल देते हैं विमेन के यूट्रस के अंदर, और इसी प्रोसेस को यहाँ पे कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। समझ गए इस बात को। गुड न्यूज पिक्चर देखी थी अक्षय कुमार की, ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया होगा उससे देख के। फिर नेक्स्ट ART होती है, उसे कहते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। या आपको तो पता भी नहीं होगा कि सब ART सर्विसेज के अंदर इतने सब कुछ आता है। अब क्या है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें क्या होता है कि जो मैन का स्पर्म्स होता है, जो आदमी का स्पर्म होता है, और जो औरत का एग होता है, इसे यहाँ पे कंबाइन करते हैं लैब के अंदर। ठीक है, अब लैब के अंदर कंबाइन करने के बाद क्या किया कि जो एग हैं, जो देन द एग्स आर इम्प्लांटेड, अब एग्स को इम्प्लांट कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। बॉडी के अंदर होता है ना औरत की बॉडी के अंदर फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पे जो है उसे इम्प्लांट कर देते हैं, और फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है औरत की बॉडी के अंदर। अब फर्टिलाइजेशन यहाँ बॉडी के अंदर हो रहा है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे पहले क्या हुआ था कि फर्टिलाइज एग बाहर ही हो गया था, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अंदर हो रहा है, सिर्फ कॉम्बिनेशन बाहर बनाया गया है। अब तीसरा आता है इंट्रोटिराइन इंसेमिनेशन, इसे हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेल पार्टनर्स हैं, है ना, या डोनर हो गए, विक्की डोनर वाला हिसाब किताब हो गया, डोनर हो गया, उसके जो स्पर्म्स हैं इनको औरत के यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये कब डालते हैं, ये तब डालते हैं जब इसका औरत का इवोल्यूशन होने ही वाला हो, है ना, तो उसके पहले ही डाल देते हैं। और डालते किस प्रोसेस के थ्रू है, क्योंकि ये तो बाहर है, तो डालते हैं ये नैरो ट्यूब के थ्रू, है ना, एक लॉन्ग नैरो ट्यूब है, उसके थ्रू डाल देते हैं औरत के यूट्रस के अंदर।
तो ये बात समझ में आ गई। और चौथा प्रोसेस होता है जेस्टेशनल सेरोगेसी, जो मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है कि मैंने बताया ना कि जो सैरोगेट मदर है ये बायोलॉजिकली उसकी माँ नहीं है। कैसे? इसमें एम्ब्रियो ये आईवीएफ के थ्रू, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू इस तरीके से एम्ब्रियो बना लिया, ठीक है। एग्स वगैरह का, स्पर्म वगैरह का, है ना, जो जो यहाँ पे एग्स हैं और किसी और औरत के, और स्पर्म है उसी के हस्बैंड का, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे मिला दिया, ठीक है, और एम्ब्रियो बना दिया जैसे कि आईवीएफ में होता है। और उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया सैरोगेट मदर के अंदर। इतनी बात समझ में आई? तो इस वजह से क्या है कि जो तीसरी औरत है वो एक तरह से बच्चा पैदा तो जरूर कर रही है, लेकिन बायोलॉजिकली देखा जाए तो बच्चा उसका नहीं है, क्योंकि इनके एग और इनके स्पर्म इसमें मिले हुए हैं। समझ में आ गई बात इतनी? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए इसी के अंदर अब प्रोविजन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कहता है, इसी के अंदर बताता है की प्रोविजन में कि रेगुलेशन ऑफ एआरटी क्लिनिक्स एंड बैंक्स। तो इसमें क्या क्या करा जाएगा कि हर एक एआरटी क्लिनिक और जो बैंक है जहां ये सब रखा जाएगा, इनको रजिस्टर भी करा जाएगा अंडर नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक्स ऑफ इंडिया के अंदर। साथ में जो अगर गैमीट डोनेशन करना है ना, या सप्लाई करनी है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, और साथ में एआरटी सर्विसेज को भी देने के लिए कुछ कंडीशंस होंगी, है ना, ये भी पूरा प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि किस कंडीशन में काम होगा। उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा एआरटी के प्रोसेस के थ्रू, उसके क्या राइट्स होंगे ये भी बताया गया कि मतलब एक बच्चा अगर एआरटी से पैदा हो रहा है तो ये यहाँ पे बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा उसी कपल का जिसने यहाँ पे ये काम करवाया है, एआरटी सर्विस ली है ना। राइट्स प्रिविलेजेस सब कुछ एक नेचुरल चाइल्ड की तरह ही उसको मिलेंगे, है ना। जैसे कि कपल है वो वैसे ही देगा, और साथ में उस बच्चे को भी वैसे ही मिलेंगे जैसे एक नेचुरल बच्चे को मिलते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि डोनर है तो वो चला आया, उसने डोनेट किया अपना स्पर्म, और उसने बाद में कहती है अरे ऐसे कैसे यार वो मेरा बच्चा है, ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपने डोनेट कर दिया, ठीक है, आपका काम खत्म यहाँ पे। क्लियर है? उसके बाद नेशनल और स्टेट बोर्ड्स को भी बनाया जाएगा। इसमें क्या है, ये इसलिए बनाए जाएंगे ताकि एआरटी सर्विसेज को रेगुलेट कराया जा सके। ये सारे बोर्ड यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में, है ना, पॉलिसीज वगैरह को लेके, गाइडलाइंस वगैरह को लेके इस एआरटी की, जैसा कि रिकमेंडेशन दी गई है, पॉलिसीज हैं, रेगुलेशंस हैं, इस नेशनल बोर्ड की, उस हिसाब से काम होगा। अब बात आती है पेनाल्टीज की या ऑफेंसेस की। तो अगर मान लो आपने ऐसा कुछ बच्चा जो पैदा हो गया एक बार, ठीक है, एआरटी के बाद, तो आपने उसको छोड़ दिया या आपने उसको एक्सप्लॉइट करा तो आप पे पेनाल्टी लग जाएगी। या अगर आपने अपने गैमेट को बेचना शुरू कर दिया, खरीदना शुरू कर दिया, ट्रेडिंग करना शुरू कर दी, ह्यूमन एम्ब्रियोज की या गैमेट्स की, ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ लो भैया कि पेनाल्टी आप पे लग जाएगी, है ना। मजाक नहीं है यहाँ पे कि ह्यूमन एम्ब्रियो बेच रहे हैं, चलो वहां पे हमने करा दिया और लेना बताना 10 रुपए किलो बिक रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं, किलो का तो होगा मेरी, है ना। तो मैं बता रही हूँ इस तरीके से मजाक नहीं करना है इसके साथ में, ठीक है। उसके बाद अगर इंटरमीडिएट का यूज करा, किसी बिचौलिया का यूज करा डोनर को पाने के लिए, फिर यार दिला दो यार, देख लो थोड़ा बहुत जो हो, है ना, तो भी गलत है। कमीशनिंग कपल को अगर आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, चाहे वो औरत हो या गेमेट डोनर हो किसी भी फॉर्म में, अगर यहाँ पे आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो कि ज़रूरत है तो जितना भी चाहे उसको बर्बाद करे, या उसको किसी और सेंस में, किसी भी सेंस में अगर एक्सप्लॉइट करने के बारे में सोच रहे हो, तो भी आप पेनाल्टीज को बुलावा दे रहे हो। उसके साथ अगर ह्यूमन एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हो इनटू अ मेल या फिर एनिमल के अंदर, तो भी बहुत गलत है। समझ रहे हैं? क्योंकि इंसान इतना गंदा हो चुका है कि हर तरीके की कंडीशन लिखनी पड़ जाती है, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाए। चलिए दूसरी इसके अंदर बात करेंगे। बात आती है ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये समझते हैं क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हमारी CSIR ने अपने नए जो मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव है ना, न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव प्रोग्राम के थ्रू अप्रूव कर दिया मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट को, ताकि डेवलप कर सके ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को, जो यहाँ पे SARS-CoV-2 को पेशेंट के अंदर न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि ये है क्या आखिरकार, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव ये क्या है। पहले ये समझते हैं। देखिए, ये लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एफर्ट है
जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डोमेन है ना देश के अंदर, इसमें सबसे बड़ा यही है। इसका काम ये है कि बिल्ड करना, कैप्चर करना, अपने पास रखना इंडियन लीडरशिप की पोजीशन, कैसे कि हम यहाँ पे बेस्ट कॉम्पिटेंसीज लेकर आए, जो पब्लिकली फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है उनको इतना बढ़िया बना दें ना, इन अकेडमिया को, इन प्राइवेट इंडस्ट्री को इतना बढ़िया बना दें कि हम पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे बढ़िया एकदम कंपटीशन देने लायक बन जाए। इसे कौन इम्प्लीमेंट करता है? अभी मैंने आपको बताया, काउंसिल ऑफ रिसर्च, सॉरी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, इसको इम्प्लीमेंट करता है। अब इसने अभी तक 60 मतलब 60 जो है वो लार्जली नेटवर्क प्रोजेक्ट्स को अलग अलग एरियाज में अभी तक इसमें इन्वॉल्व रहा है। जैसे कि एग्रीकल्चर एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में इसने बड़ा अच्छा काम करा है, साथ में बायो इन्फॉर्मेटिक्स में करा है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में इसने बड़ा बढ़िया काम किया है, केमिकल्स में किया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में किया है, एनर्जी में किया है, सब में काफ़ी अच्छा इसने काम अपना दिखाया है। अब क्या स्ट्रैटेजी इसने अपना रखी है? इसने इनवर्स रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल, अब इसके क्या होता है समझो, कि लो इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क टेक्नोलॉजी एरिया है ना, जिसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, वैसे वैसे बढ़ेगा जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो इसने ये टेक्नोलॉजी अपना रखी है, तो ताकि पैसा वैसा भी बर्बाद ना हो। अब न्यूज़ के बारे में थोड़ी और जानकारी ले ली जाए, तो बात यह है कि हम यहाँ पे ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाएंगे सार्क सार्स कोव टू, ठीक है, सार्स कोव 2 के लिए कैसे बनाएंगे हम एंटीबॉडीज को? हम कॉन्वालेसेंट फ्रीज ऑफ कोविड-19 पेशेंट से, मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग रिकवर कर जाते हैं कोरोना वगैरह से, जिस भी हेल्थ प्रॉब्लम से, इन्फ्लुएंजा से, जो भी चीज़ों से, तो क्या करते क्या है कि इसमें उनका प्लाज्मा निकालते हैं, है ना, उसके थ्रू जो है वो एंटीबॉडीज दूसरे के में इंजेक्ट करते हैं। तो ये इसी चीज़ें से बनाएंगे। यहाँ पे कैसे बनाएंगे? अब देखिए, इस तरह से बनाएंगे, एंड सेलेक्ट हाई एफिनिटी एंड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। अब उसमें से भी यहाँ पे निकालेंगे जब ना ये, तो इस फ्रेज में ये देखेंगे कि जिस प्लाज्मा को निकाला गया है उसके अंदर यहाँ पे कौन सी ऐसी बॉडीज हैं, एंटीबॉडीज हैं जो बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत ही न्यूट्रल करने में बहुत असरदार है ना, कितनी मजबूत वाली है, देखेंगे यहाँ पे। अब ज़्यादा मात्रा में होती है जल्दी जल्दी काम कर देती है, होती लगभग बराबर ही है, लेकिन ये होता है कि ज़्यादा मात्रा में क्या है भाई, हाई एफिनिटी की जो है उनको यहाँ पे निकाल लेंगे। इसमें एक फ़ायदा ये है कि फ्यूचर में भी वायरस कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे क्लोन्स यहाँ बन जाएंगे, है ना, ये HMABS के, मतलब ये एंटीबॉडी से क्लोन्स बन जाएंगे, और इससे क्या होगा कि जो म्यूटेटेड वायरस है, म्यूटेशन हुआ है, अब देख रहे हैं ना, इसी वजह से तो इतना ज़्यादा इसने झिला दिया है, तो ये भी यहाँ पे ऐसे म्यूटेटेड वायरस को भी न्यूट्रलाइज कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, कुछ बात हम पहले जो इसके बारे में कर लेते हैं कि जो मेन चीज़ चल रही है कि भाई ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं क्या, ठीक है, ये होती क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ये मैन मेड प्रोटीन है, मतलब इंसान ने बनाया है इस प्रोटीन को, और ये ह्यूमन एंटीबॉडीज़ की तरह ही काम करती है हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, ठीक है। हमारे एक तो नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं कि भैया हमें कोई बीमारी हुई, हमारे शरीर से खुद ही एंटीबॉडीज़ निकली, और एक है कि बाहर ह्यूमन ने एंटीबॉडीज़ बनाई है, लेकिन काम वैसे ही कर रही है जैसे कि ये वाली करती हैं, समझे? अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, अब ये बस समझिए। देखिए, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें रिलीज करती है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम नेचुरली रिलीज करता है, कि जैसे भैया यहाँ पे समझ लो हमारी बॉडी है, बाहर से आया कोई वायरस तो, या पैथोजन कुछ भी आया, बैक्टीरिया कुछ भी आया, तो हमारी बॉडी खुद ही समझ गई, अच्छा दुश्मन आए हैं, रुको 1 मिनट अभी सेना तैनात करते हैं, तो जो खुद ही यहाँ रिलीज करती है इनसे लड़ने के लिए, इसे हम लोग कहते हैं एंटीबॉडीज। अब इनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्यों कहते हैं? मोनोक्लोनल, एक जैसी, ठीक है, क्लोन जैसी, क्यों? क्योंकि ये इम्यून सेल के तरह ही होती हैं, जो सारे ही क्लोन्स होते हैं ना हमारे यूनिक पेरेंट सेल के, वो सब एक जैसी ही होती हैं, इसीलिए। तो वैक्सीन के विपरीत, वैक्सीन वैक्सीन क्या करती हैं? वैक्सीन जो है इंसान को फ्यूचर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है ना, कि भैया आज तुमने वैक्सीन लगा ली, तुम्हारे अंदर एंटीबॉडीज जग गई, अब दोबारा कभी बाहर से अगर आता है तो ये एंटीबॉडी उससे लड़ लेंगी, तो फ्यूचर के लिए होती है। लेकिन एंटीबॉडीज मदद करती हैं इन्फेक्टेड पेशेंट को यहाँ पे एक इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करके, है ना। एंटीबॉडीज समझ गए ना कि भैया ये यहाँ पे लड़ने के लिए ही काम आती है, तो एंटीबॉडीज आप समझ गए होंगे क्या काम करती है। अब अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 तरीके हैं
जिससे यहाँ पे ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाया जा सकता है, और इनके नाम भी उसी तरीके से हैं जिनके थ्रू इनको बनाया जाता है। तो सबसे पहले समझिए, सबसे पहले है म्यूरिन, MURINE। ये कैसे बनाते हैं? ये माउस से बनाते हैं, चूहे के प्रोटीन से बनाया जाता है। और नेम ऑफ द ट्रीटमेंट एंड इन OMAB, OMAB। क्लियर है? दूसरा आता है यहाँ पे काइमेरिक। ठीक है, मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो, ऐसे है वो काइमेरिक ही। अब CHIMARIC, इसमें क्या है? इसमें जो माउस है, चूहा है, उसका उसके पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, और इसके साथ यहाँ पे कुछ पार्ट ह्यूमन प्रोटीन का होता है। समझो, यहाँ पे क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट माउस एंड पार्ट ह्यूमन प्रोटीन। ठीक है, और जो नेम है इस ट्रीटमेंट का, इसको रखा है ज़ाइमैब। ठीक है, ज़ाइमैब। अब तीसरा आता है, तीसरे का नाम है ह्यूमनाइज्ड। क्या है? ह्यूमनाइज्ड। अब इसमें क्या है? ये छोटे छोटे पार्ट जो माइस के प्रोटीन के होते हैं, माउस के प्रोटीन के जो होते हैं ना, जो चूहे के प्रोटीन के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जिनको यहाँ पे क्या करा जाता है? अटैच किया जाता है ह्यूमन के प्रोटीन के साथ में। ठीक है, ह्यूमन के प्रोटीन के साथ में। और नेम जो ट्रीटमेंट का है वो आपका आता है ज़ूमैब। ठीक है, ज़ूमैब। और चौथा और आखिरी तरीका ये होता है इसको बनाने का, वो होता है फुली ह्यूमन प्रोटीन, एंड नेम ऑफ द ट्रीटमेंट एंड इन यूमैप। ये पूरी तरीके से ह्यूमन प्रोटीन से बना होता है। इतनी बात समझ में आ गई? 4 तरीके कौन कौन से होते हैं इसको बनाने के। अब देखिए, ये जो होते हैं ना मैब्स, ये ज़्यादा पोटेंशियल होते हैं। ठीक है, ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, ज़्यादा पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि इनको एक सिंगल रिकवर्ड सेल से बनाया जाता है ना। मतलब एक समझो, एक रिकवर्ड सेल है, एक सिंगल रिकवर्ड सेल है, जो पहले बीमार था भाई वो ठीक हो गया, तो उससे यहाँ पे बनाया जाता है। तो उसका एक टारगेट रिस्पॉन्स होता है। यहाँ इस बीमारी के खिलाफ इसने अपने आप को सही करा है, तो मतलब इस बीमारी को तो बिल्कुल सही कर देगा। समझ रहे हो? ये या तो इनको अकेले यूज कर सकते हैं, या तो फिर कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं कुछ दूसरी थेरेपीज के साथ, है ना, कुछ और थेरेपीज के साथ भी यूज कर सकते हैं, ताकि भाई वायरस को बॉडी के अंदर ही न्यूट्रलाइज करा जा सके। अब बात आती है कोविड-19 की। तो कोविड-19 में ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, ये स्पेसिफिक स्पाइक प्रोटीन का जो होता है वायरस के ऊपर, ये होता है वायरस इसका। ठीक है, अब इसने आपने देखा होगा, तो इसके ऊपर क्या है कि ये ऐसा करके स्पाइक प्रोटीन है, इसी को ही सीधा टारगेट करता है कि इसका मुंह चुप, इसका मुंह बंद करा देता है, क्योंकि यही तो हमारे से अटैच हो जाता है ना भाई, लंग के पास। तो इसका मुंह चुप करके बंद करा देता है। तो इसी को ही ये डायरेक्टली जो है वो टारगेट करता है। और यही होता है ना, यही हमारे शरीर में घुसता है, तो इसी को टारगेट कर दो, इसी को सब बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, खूब सारी एंटीबॉडीज को बंद कर दे, आगे घुस ही नहीं पाएगा। समझ गए? अब थेराप्यूटिक्स के साथ साथ ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, इनके और भी फायदे हैं। फायदे ये हैं कि एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट में काम आ सकती हैं, सेरोलॉजिकल एसेज टारगेटिंग में काम आ सकती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ये एक नेचुरल एक्सटेंशन है कोवासलेंट प्लाज्मा थेरेपी का। प्लाज्मा थेरेपी मैंने आपको बता दी ना, कि जो बंदा ठीक हुआ उसके थ्रू अगर होती है तो उसे बोलते हैं कोवासलेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो ये बढ़िया है, इसी का एक्सटेंशन है, समझ लीजिए। फ्यूचर में आप ये कह लीजिए कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, इसको ये रिप्लेस कर देगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। नॉर्मली साइंटिस्ट ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यहाँ पे जो है डेवलप किया था माउस के सेल को यूज़ करके कल्चर में। उसके बाद इन्होंने ह्यूमनाइज कर दिया, इनको ह्यूमन हाइब्रिड सेल बनाया, है ना, सेल स्ट्रक्चर में, फिर ह्यूमंस का बनाया। तो धीमे 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 करते करते भाई रिसर्च करते गए चीज़ें मिलती गई। तो ये कुछ कहानी। अब आगे बढ़ा जाए, बात करेंगे कुछ और रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। तो पहला कहता है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, सुनते रहिएगा, अगर नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आप मैगजीन से देख लीजिएगा। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो भाई मामला ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस करा कि ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंडिया के अंदर बनाएंगे, ताकि क्या हो, ताकि रिसर्च, ट्रेनिंग, अवेयरनेस, जो ट्रेडिशनल और जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है ना, हम जो पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं, उनको और बढ़ावा दे सकें। अब ये नया सेंटर क्या काम करेगा? ये नया सेंटर इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स को और मजबूत बनाएगा, कि यहाँ पे जो WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी है ना इनकी 2014 to 23, इसको और मजबूत बनाएगा, इम्प्लीमेंट करने में मददगार साबित होगा। और इस स्ट्रेटजी का क्या एम है?
ये स्ट्रैटेजी चाहती है कि भाई सपोर्ट करना चाहती है उन कंट्रीज़ को, ताकि वो मतलब कंट्रीज़ अपनी अपनी पॉलिसीज़ और अपने अपने एक्शन प्लान खूब बढ़िया से डेवलप करें, है ना, काम करें और मजबूत बनाएं अपना जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का रोल है उनकी कंट्री के अंदर, ठीक है, उसको बहुत बढ़िया बनाएं, जिससे क्या हो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पा सकें हम, हेल्दियर फेयर और सेफ वर्ल्ड हो हमारा। तो ये कुछ बात है। ये हर कंट्री की अपनी कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है, असर करती है इंसान पे, क्यों नहीं करती हैं? ज़रूर असर करती हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं करती हैं कि भई कुछ भी है। फिर आती है बात ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में। तो रिसेंटली क्या हुआ कि प्रदीप सिंह, जो कि 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट रहे, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया प्रोविजनली जब इनका ब्लड सैंपल पॉजिटिव आया फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब देखिए ये क्या होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, देखिए छोटी मटर के दाने जितनी बड़ी होगी ये आपका ब्रेन है, ब्रेन के बेस में होती है, मतलब अगर आप ये फोरहेड से अगर आप देखो तो सीधे चले जाओ और ब्रेन से उतने ही नीचे चले जाओ तो एकदम सेंटर में ऐसे मिलेगी आपको, समझे। ये मदद करती है बोन ऑर्गन कार्टिलेज की ग्रोथ में, मदद करती है जो भी डैमेज्ड मसल्स हैं उनको भी रिपेयर करने में मदद करती है ना। ये बैंड है, इट इज बैंड बोथ इन कंपटीशन एज वेल एज आउट ऑफ कंपटीशन। ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा ये इसे बैन करा गया है। चलिए अब ये देखने को मिल गया है पॉजिटिव, तो फिर इनको भी हटा दिया गया है। फिर आती है नेक्स्ट टॉपिक की बात। टॉपिक कहता है फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, शॉर्ट फॉर्म में PCIMNH। क्या है खबर, क्या है, देखो भाई, कैबिनेट ने अप्रूव करा कि हम ये PCIMNH को फिर से इस्टेब्लिश करेंगे एक सब ऑर्डिनेट ऑफिस के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। कैसे करेंगे, यहाँ पे मर्ज करके फार्माकोपिया लेबोरेटरी ऑफ इंडियन मेडिसिन को किसके साथ में, होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी के साथ में, तो ये पूरा पूरा बन जाएगा। अब ये क्या होगी, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर यहाँ पे काम करती है, इस्टेब्लिश जो हुई थी सिंस 2010। अब यहाँ पे जो मर्जर हो रहा है इन दोनों बॉडीज का, इसका उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पे पूरी तरीके से जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं उनका अच्छे से यूज़ कर सकें, टेक्निकल मैन पावर जो है दोनों के मिल के काम हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन के ये बढ़िया तरीके से काम करेंगे। और इससे क्या होगा कि यहाँ पे हम चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे सिद्धा हो, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथी ड्रग्स हो, सबका एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ेगा, है ना, कि मतलब अच्छा रेगुलेशन होगा, क्वालिटी कंट्रोल होगा, तो इसलिए चाहते हैं सब कुछ मर्ज कर देना। चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्या कहता है, NDMA और NDEA। तो NDMA क्या है, NDMA का मतलब है एन नाइट्रोसोडी मिथाइलेमिन और NDEA का मतलब है एन नाइट्रोसोडी इथेनोमेलिन। अब NDMA और NDEA ये क्या है, ये एक कार्सिनोजेनिक और म्यूटाजेनिक कंपाउंड है। कभी कभी आपको ये जो क्योर्ड मीट है उसके अंदर देखने को मिलेगा, बेकन के अंदर देखने को मिलेगा, है ना, ये मीट का जो स्लाइस है, कुछ चीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं, या कुछ लो फैट मिल्क के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। अब एक चीज यहाँ नहीं बताई है वो है कार्सिनोजेनिक और म्यूटाजेनिक। ये क्या चीज है, इनका मतलब तो समझते हैं थोड़ा। भाई स्पेलिंग तो आप समझ गए हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जो यहाँ पे कैंसर कॉज कर दें, कैंसर कर दें इंसान के अंदर, तो उसे बोलते हैं कार्सिनोजेनिक। अब म्यूटाजेनिक क्या कहेंगे, देखिए ये कुछ जाके शरीर में म्यूटेशन कर दें, DNA के अंदर चेंज कर दें, हो सकता है हार्मफुल हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस देखने को मिले कुछ फूड आइटम्स के अंदर। ये देखा गया है बाई डेवलपिंग अ मॉडिफाइड इलेक्ट्रोड बाय इमोबिलाइजिंग कार्बन नैनो मटेरियल कार्बन डॉट्स के द्वारा DNA के अंदर। उसके साथ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो गुवाहाटी में है, इसने यहाँ पे डेवलप करा है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म इन सारे कंपाउंड्स को डिटेक्ट करेगा। बढ़ा जाए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है नैनो पार्टिकल्स टू रिड्यूस सीवियरिटी ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब ये क्या है समझो भाई, देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है,
ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ना दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, मैगजीन में है, या डाउनलोड कर लीजिए, विजन आईएएस से कर लीजिए, या आप कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होती है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बट आप कहेंगे ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? देखिए, ये ऐसा डिसऑर्डर जो हेल्दी सेल्स को अफेक्ट करे, है ना, उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून। ऐसा डिसऑर्डर है, ये आपको जानते हैं जॉइंट्स में, सबसे तेज जॉइंट में अफेक्ट करता है। अब वो चाहे फीट के जॉइंट्स हो और चाहे आपके हाथों के जॉइंट्स हो। जिंक लेवल को माना गया है कि ऐसे पेशेंट में जिंक का जो लेवल है वो कम हो जाता है बहुत ज्यादा। और साइंटिस्ट ने यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मुलेट करा है विद काइटोसन, CHITOSAN, काइटोसन के साथ में यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स को इन्होंने फॉर्मुलेट करा है, और इन सबको लोड कर दिया है जिंक ग्लूकोनेट के साथ में, क्योंकि जिंक की कमी हो जाती है, तो जिंक ग्लूकोनेट को इसमें और डाल दिया है ना। अब इससे क्या होगा कि इससे ये है कि रूमेटॉइड आर्टिकल्स को सॉरी रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कम किया जा सकता है। अब ये साइटोसिन क्या है जिसका हमने यहाँ नाम लिया? देखिए, साइटोसिन एक नेचुरल पॉलीसैकेराइड है। अब पॉलीसैकेराइड क्या होता है? देखिए, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं किसके, जो यहाँ पे बने होते हैं बहुत सारे स्मॉल मोनोसैकेराइड से। अब आप कहोगे हैं ये क्या है, मोनोसैकेराइड क्या है? देखिए, मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर है, जैसे ग्लूकोज होती है, समझ रहे हैं? जब एक साथ बाइंड होते हैं तो इसको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। तो ये नेचुरल पॉलीसैकेराइड हैं जिन्हें ऑप्टेन मतलब कहाँ से निकाला जाता है? एक्सोस्केलेटन से, क्रस्टेशियंस के, है ना। जैसे कि ये बायोडिग्रेडेबल है, बायोकम्पैटिबल है, नॉन टॉक्सिक है, उसके साथ ये जो है म्यूको एडहेसिव है अपने नेचर में, मतलब बहुत अच्छे से जल्दी से चिपक जाते हैं। म्यूको एडहेसिव डेवलप किसने किया है? डेवलप किया है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली ने, मोहाली में ये है, इसने किया है, और ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अब बात आती है न्यूमोसिल के बारे में। देखिए, ये इंडिया का ऐसा पहला न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है जिसे रिसेंटली डेवलप किसने किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। इसके साथ कुछ और भी लोग मिले हैं, जैसे कि बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन। अब न्यूमोसिल जो है ये क्या करती है? ये टारगेट करती है न्यूमोकॉकल बैक्टीरियम को, जिसकी वजह से निमोनिया होता है, या कुछ दूसरे सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गए है ना, जिससे वैसे मान लीजिए कि मेनिंगिटिस हो गया, सेप्सिस हो गया, तो सीधा इसी को ही ये जो है टारगेट करती है। अब न्यूमोकोकल डिजीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है ना पूरे वर्ल्ड में, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं ये इसी वजह से मरते हैं। नियरली मैं बताऊं तो 4 लाख मौतें होती हैं बच्चों में हर साल पूरे वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट आता है प्लांट बेस्ड वैक्सीन। ये क्या है? देखिए, ये काफ़ी निकल के आ रही है, एक नई वैक्सीन तरीका है भाई, अफोर्डेबल है, सस्ती है, और अच्छा ऑल्टरनेटिव है हमारी ये जो वैक्सीन यूज़ होती है ना डिजीज़ के अगेंस्ट, इसके लिए अच्छा ऑल्टरनेटिव है ये एक तरीके से आप कह लो इस तरह की वैक्सीन है जिसमें एंटीजेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी पर्टिकुलर पैथोजेंस के अगेंस्ट, है ना, इनटू अ सेलेक्टेड प्लांट। समझो यहाँ पे, इसमें क्या ये वैक्सीन क्या करती हैं? इंट्रोड्यूस करती हैं एंटीजेंस को अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजेंस इनटू अ सेलेक्टेड प्लांट। अब देखिए, ये वायरस को रेप्लिकेट करने की बजाय, वायरस की कॉपियां वगैरह बनाने की बजाय, इनका एम ये होता है कि वायरस जैसा प्रोटीन जो है उसे यहाँ पे ऑपरेट, उसे यहाँ पे डालते हैं लिविंग प्लांट्स के अंदर। अब जब एडमिनिस्टर करते हैं तो देखते हैं कि जो ये वायरस लाइक प्रोटीन है यही यहाँ पे इमिटेट करेगा वायरस को, ठीक है, या कॉपी करेगा वायरस को, और ये जो इम्यून सिस्टम है वो पकड़ लेगा कि कहाँ कुछ तो आया है अंदर, है ना, और इससे यहाँ पे प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स सामने देगा, मतलब जो भी है अपना रिएक्ट करेगा, इससे वायरस से बचाएगा, ठीक है। तो ये है कुछ प्लांट बेस्ड वैक्सीन। फिर बात आती है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा एक नया ऑर्गन थ्रोट के अंदर। अब ये कौन सा ऑर्गन है? देखिए, एक नया ऑर्गन जो है ये सेट है सलाइवरी ग्लैंड का, है ना, सलाइवरी ग्लैंड का है। ये बहुत ही अंदर आपको अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट जो है हमारा, है ना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये किसका सेट है? ये सलाइवरी ग्लैंड का सेट है। ये करीब 1.5 इंच 1.5 इंच मतलब 3.9 सेंटीमीटर जो है अपनी लेंथ में है ऑन एवरेज,
और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये जो कुछ कार्टिलेज है ना, ये उसके ऊपर एक पीस ऑफ कार्टिलेज के ऊपर देखने को मिलता है, जिसे हम लोग टोरस ट्यूबेरियस बोलते हैं। उसके ऊपर ये गले में देखने को मिलता है। अभी तक क्या था कि जो हमारा नासो फेरिनेक्स रीजन है ना, मतलब ऐसा एरिया जो कि नाक के पीछे का होता है, अभी तक ये नहीं सोचा गया था कि यहाँ पे कुछ और हो भी सकता है ना, माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे कोई डिफ्यूज सेलिवरी ग्लैंड्स के अलावा कुछ ऐसा हो भी सकता है, ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। उसके साथ ये जो डिस्कवरी है काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है कैंसर को ट्रीट करने में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है कैंसर जीनोम एटलस प्रोग्राम के बारे में। समझते हैं क्या है ये। देखिए ये प्रोग्राम जो है, ये कैंसर जीनोमिक्स प्रोग्राम है ना। ये किसका किसका है? यूएस इंडिया का है। 2006 में शुरू हुआ था। अलग अलग रिसर्चर्स, अलग अलग जगह से, इंस्टीट्यूशन से लोग सब इसके अंदर आए हुए थे एक साथ काम करने के लिए। वक्त के साथ साथ हमने देखा कि इस प्रोग्राम ने करीब 2.5 पेटाबाइट का डेटा जनरेट कर लिया है। वो डेटा किसमें है? जीनोमिक, एपिजीनोमिक, ट्रांसक्रिप्टोमिक या प्रोटियोमिक डेटा है। पूरा पूरा सारे डेटा है, और ये सारे डेटा से पता है क्या होगा? हमें मदद मिलेगी कि हम डायग्नोस कर पाएं, ट्रीट कर पाएं, कैंसर को रोक पाएं। अब सेम तरीके से इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इंडियन कैंसर जीनोमिक्स एटलस का भी, है ना। ये भी यहाँ पे जो है इनिशिएट किया गया है। इसमें कुछ की के स्टेक होल्डर्स हैं हमारे इंडिया के, जिसे लीड कर रहा है हमारा CSIR। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक कहता है 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में। देखिए तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन, जो ये कह रहा था कि भाई देखिए कि भाई क्या ओरिजिन है, कहाँ से निकला है नोवेल कोरोना वायरस, और दूसरी चीज कि हम इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करेंगे, हम मदद करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोरोना वायरस से क्राइसिस से लड़ने में, इसके लिए भी हम काम करेंगे। तो बात आती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की कि ये क्या है। ये WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसे अटेंड करा जाता है जो डेलीगेशंस हैं सारे ही WHO के मेंबर स्टेट्स के। काम क्या है? फोकस डालती है हेल्थ का एजेंडा जो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड प्रिपेयर करता है, मेन इसका फोकस उस पे होता है। काम क्या है? मेन फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ये हैं कि भाई पॉलिसीज क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको डिटरमाइन करना, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करना, देखना आखिरकार फाइनेंशियल पॉलिसीज को सुपरवाइज करना, रिव्यू और अप्रूव करना जो प्रोग्राम बजट प्रपोज्ड है उसको। हर साल जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये होती है। अब बात आती है टॉक्सिन इन हैंड सैनिटाइजर। देखो भाई ये तो बड़े टाइम से खबर में चल रहा था, अभी थोड़ा समझ लेते हैं। यूएस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे वन प्रोपेनॉल जो है उसकी प्रेजेंस देखने को मिली वही हैंड सैनिटाइजर के अंदर। अब ये वन प्रोपेनॉल क्या है? ये टॉक्सिक मतलब जहरीला पदार्थ है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हल्का सा गड़बड़ा सकता है, और ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए ये रह गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है, जान भी ले सकता है। ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, इसको यूज करा जाता है कुछ प्रोडक्ट्स को बनाने में, जैसे फार्मास्यूटिकल्स के हो गए, कॉस्मेटिक के हो गए, रबिंग अल्कोहल, या कोई दूसरे केमिकल या कमर्शियल गुड्स को बनाने में। तो हमने ये पार्ट कंप्लीट करा। मुंह की बैंड बज गई है बोल बोल के। तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा अपने खुद के चैनल सिर्फ आईएएस को। इन वीडियोस को फेसबुक पे देखने के लिए सिर्फ आईएएस के नाम से पेज को लाइक करें। सब आगे सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके साथ आप प्रेस कर सकते हैं ज्वाइन बटन को, और पर्क्स का भी आनंद उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।